हुआ कि भारत को अप्रत्याशित जीत मिली। जी अरविंद जी, यहाँ पर जीत के फैक्टर की हम बात कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से अगर देखें तो पूरे टूर्नामेंट में इस बार बल्लेबाजों से ज्यादा यहाँ पर गेंदबाज चमके हैं। इसका क्या कारण रहा? बुमराह ने जिस तरह से गेंदबाजी यहाँ पर की है, चाहे हार्दिक पांड्या की बात करें, उन्होंने ऑलराउंडर के तौर पर बहुत अच्छा गेम खेला इस बार। देखिए जी, सबसे पहला इस मैच फाइनल मैच के जीतने का फैक्टर था कि विराट कोहली का फॉर्म में ऑनर और एन वक्त पे फाइनल में 70 से ऊपर रन बनाना। दूसरा बार बुमराह और क्या नाम कुलदीप यादव ने पूरे मैचों में अच्छी बॉल डाली, लेकिन फाइनल मैच में उसने बॉल अच्छी नहीं डाल पाए। रही बात बॉलिंग, बुमराह ने की जो बॉलिंग है वो भारत के जीत का सबसे महत्वपूर्ण कारण है। और भारत की टीम तो शुरू से ही सारे मैच जीती, और मुझे लगता है कि सारे मैच जितने भी हमारे 11 बंदे खेले हैं, सबने अपने स्तर से कुछ न कुछ योगदान दिया है भारत के जीत में। बिल्कुल अरविंद जी, लेकिन एक योगदान जो है वो कभी भुलाया नहीं जाएगा, वो सूर्य कुमार यादव का है। सूर्या ने जिस तरह से मिलर का वो कैच लिया था, अगर कैच नहीं लिया होता तो शायद मैच भी गंवा देते। हाँ जी, वो तो मैं मानूंगा कि सबसे बड़ा मोमेंट है, क्योंकि जो सिचुएशन थी, और मिलर जैसा बैट्समैन जो भारत में आईपीएल खेल चुका, पिछले 8-10 सालों से खेल रहा है, और वो T20 का बहुत ही जबरदस्त बैट्समैन है। अगर वो कैच नहीं अगर सूर्य कुमार यादव लेता तो शायद मैच का रुख कहीं और होता है। लेकिन वो क्रिकेट के में कहावत है कि क्रिकेट में कभी भी कुछ भी घटना घट सकती है। बिल्कुल, वो देखने को मिला मेरे को। लेकिन अरविंद जी, एक तरफ तो जश्न का माहौल है, लोग काफी ज्यादा खुश हैं, लेकिन दूसरी तरफ लोगों के आंखों में आंसू भी आए हैं। वजह यह है कि विराट कोहली और रोहित ने एक साथ T20 इंटरनेशनल गेम से संन्यास का ऐलान कर दिया है। अब नई जनरेशन बागडोर संभालेगी। कौन सी नई जनरेशन होगी, किसके हाथ में अब T20 की बागडोर होगी? देखिए, ये दोनों का संन्यास लेना एक कल किसी को हजम नहीं हो रहा था जी। अचानक जीत के बाद एक दुखद समाचार मिला कि जो हमारे भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के चहेते क्रिकेटर हैं रोहित शर्मा जी और विराट कोहली, ये दोनों एक साथ वर्ल्ड कप 19 वर्ल्ड कप खेले और एक ही साथ उन्होंने संन्यास भी लिया। तो देखिए, भारत में टैलेंट की तो कमी है नहीं। अभी देखिए, सबसे टैलेंटेड क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल बाहर बैठा है और रिंकू सिंह बाहर बैठे हैं। तो जगह देखिए, कोई सुनील गावस्कर गए, उसके बाद वीरेंद्र सहवाग गए, सचिन तेंदुलकर गए, तो उनकी जगह रोहित शर्मा आए, विराट कोहली आए। तो जब ये भी जाएंगे तो हमारे पास टैलेंटेड खिलाड़ियों का एक बहुत बड़ा पुल है, तो कोई ना कोई इनकी जगह तो लेगा ही। अरविंद जी, कोई ना कोई तो जगह लेगा ही, लेकिन जिस तरह से रोहित और विराट की जोड़ी है, ये दो लोग और कौन हो सकते हैं नई जनरेशन में जो इस तरह से ही गेम खेलें और क्रिकेट को विश्व के स्तर पर आगे लेकर जाएं? देखिए, शुभमन गिल है जी, यशस्वी जायसवाल है जो कि पूरे सारे मैचों में उसको बाहर बैठा। तो ये दो क्रिकेटर ऐसे हैं जो यंग है, इनकी उम्र 20-21 साल है। ये बहुत लंबा सेवा शुभमन गिल, और मुझे लग रहा है कि शायद आने वाले भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान भी बने। इस हिसाब से उनके आईपीएल में गुजरात के लिए उन्होंने परफॉर्मेंस करी है और फाइनल में पहुंचा है। तो मेरे को लगता है कि कप्तानी के जो बागडोर है, शायद मेरे को लगता है सूर्य कुमार यादव और या शुभमन गिल के हाथों में होगी। बिल्कुल अरविंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम विश्लेषण करने के लिए आपका। तो देखिए, फाइनल में टीम इंडिया की ये ऐतिहासिक जीत है और देश में इस वक्त दिवाली जैसा माहौल है। फैंटास्टिक टैलेंट है इंडियन क्रिकेट में अभी, एंड जो इन लोगों की एनर्जी है, इन लोगों की कॉन्फिडेंस है, वो एक अलग लेवल की है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और मुझे पूरी उम्मीद है और मैं चाहता भी ये भी हूँ कि ये एक जो शुरुआत थी, बहुत दिनों से हम ये खोज रहे थे एक आईसीसी ट्रॉफी, और इस कॉन्फिडेंस को आगे लेके जाके मेरी पूरी उम्मीद है कि आगे जाके इंडियन क्रिकेट बहुत सारी ट्रॉफी जीतेगी अगले 4-5-6 सालों में, क्योंकि ये जो बंच ऑफ लड़के हैं, इनके पास जो एबिलिटी है, टैलेंट है, इसमें कोई कमी नहीं है। और एक शायद एक मोमेंट था जैसे हमको फील हो रहा था कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, अच्छा क्रिकेट भी खेल रहे हैं, पर वो पड़ाव क्रॉस नहीं कर पा रहे थे। पर आज ये होने के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि ये लड़के इसको आगे लेके जाके और बहुत इतना
आगे का या पीछे का मैं ज़्यादा सोचता नहीं हूँ कि उस वर्ल्ड कप के बाद ये वर्ल्ड कप खेलता है या नहीं खेलता। ऐसा इतना आगे का मैं नहीं सोचता हूँ। मैंने सोचा नहीं था कि T20 रिटायर करूँगा मैं, बट सिचुएशन ऐसा आ गया। I thought it is the perfect situation for me and खेल के मामले में भी माहौल देखा और मैंने तो अभी सबको रात के वर्ल्ड कप की बधाई दी है। ये कितना अद्भुत मौका है हमारे लिए। हमारे खिलाड़ी साउथ अफ्रीका, जिसका नाम ही ऐसा लगता है कि वो असंभव को संभव करने वाले लड़ाके हैं, लेकिन हमने उनको उनके हिसाब से जो मैच में जीत हासिल की। कौन सा खिलाड़ी कम पड़ा? सूर्य कुमार ने जो कैच लिया, वो कैच जीवन भर सबको याद रहेगा। बॉल की जगह मैदान में रहेगी, आदमी बाहर जाके अंदर आ जाए। जसमीत से लगा करके हमारे सभी खिलाड़ियों ने, अर्शदीप हो, जसमीत हो, हार्दिक पांड्या हो, विराट कोहली की विराट पारी और अपने खिलाड़ी का उत्कृष्ट विदाई समारोह। मेरी अपनी ओर से तरह से उत्साहित हैं। तो देश भर में जश्न का माहौल है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये खुशी है लोगों के अंदर भीतर, क्योंकि 16 साल और ना जाने कितने महीनों के बाद ये जो सूखा था वो खत्म हुआ और आखिरकार वर्ल्ड कप की जो ट्रॉफी थी वो इंडिया घर लेकर आई है। दिल्ली, इंदौर, भोपाल, रतलाम, धार, मंदसौर, हर जगह पर आतिशबाजी की गई। रात भर लोग जश्न में डूबे रहे और हर तरफ और इंडिया की ही गूंज आपको सुनाई देगी। T20 चैंपियन आखिरकार हिंदुस्तान बन गया है। देश भर में जश्न का माहौल है। साउथ अफ्रीका के मुंह से ये जीत टीम इंडिया ने आखिरकार छीन ली है। और चलिए बात करते हैं हमारी आज की दूसरी बड़ी खबर की, बयान, माफी और बदसलूकी। ये मामला दरअसल सीहोर के प्रसिद्ध कथावाचक प्रदीप मिश्रा से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने राधा रानी को लेकर दिए गए विवादित बयान पर आखिरकार माफी मांग ली है। बता दें कि प्रसिद्ध कथावाचक प्रदीप मिश्रा शनिवार को दोपहर बरसाना के राधा रानी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने श्री राधा रानी के चरणों में दंडवत होकर माफी मांगी है। इस दौरान पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि मैं ब्रजवासियों के प्रेम की वजह से यहाँ आया हूँ। लाडली जी ने खुद ही मुझे इशारा करके यहाँ बुलाया है। मेरी वाणी से किसी को अगर ठेस पहुंची है तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो अपनी हर कथा में अब श्री राधा रानी से माफी मांगेंगे। इन सबके बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा से बरसाना के मंदिर में बदसलूकी की गई है। धक्का मुक्की करते हुए उनके अंग वस्त्र खींचे गए हैं। हालांकि मंदिर प्रबंधन का ये कहना है कि बदसलूकी की बात बिल्कुल गलत है। मंदिर में भीड़ थी, वो अचानक से आ गए, उन्होंने राधा रानी से माफी मांगी और यही ब्रजवासियों की मांग थी। बता दें कि कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने श्री राधा रानी का विवाह श्री कृष्ण के साथ ना होकर मथुरा के कस्बा छाता निवासी अनय घोष के साथ होना बताया था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि बरसाना राधा रानी का पैतृक गांव नहीं है। बयान सामने आने के बाद ब्रज के साधु संत आक्रोशित हो गए और संतों ने 24 जून को पंडित प्रदीप मिश्रा के विरोध में महापंचायत की थी। इसमें उनके ब्रज के 84 कोस में एंट्री करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। राधा रानी के चरणों में आज यहाँ पर आना हुआ और लाडली जी ने खुद इशारा कर बुलाया तो तुरंत यहाँ आना हुआ और राधा रानी और ब्रजवासियों के बीच आना हुआ। मेरी वाणी से, मेरे शब्दों से जो भी चोट लगी हो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरी महारानी जी से, मेरी राधा रानी जी से, किशोरी जी से, लाडलू जी से क्षमा चाहता हूँ। तो सुना आपने पंडित प्रदीप मिश्रा क्या कुछ कह रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि वो माफी मांगते, जो बयान उन्होंने राधा रानी को लेकर दिया था उसके लिए उन्हें खेद है, उन्होंने माफी भी इसके लिए मांग दी है। और मथुरा से हमारे संवाददाता सुरेश चैनी हमारे साथ इस खबर पर जोड़ रहे हैं। सुरेश, एक तरफ तो बयान सामने आता है, फिर माफी भी मांग ली जाती, लेकिन आरोप अब बदसलूकी के लग रहे हैं। क्या वाकई बदसलूकी हुई है? अंगवस्त्र खींचे गए, हालांकि मंदिर प्रशासन ने इस बात से इनकार कर दिया है। क्या खबर है इसको लेकर? जी, मैं जिस तरह से बता दूं कि जो प्रदीप मिश्रा कल बरसाना आए थे, वहां पर आकर उन्होंने दंडवत करके, नाक रगड़ के
श्रीजी राधा रानी से माफी मांगी है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने पहले अपनी कथा में जो वीडियो वायरल हुआ था जिसमें श्रीजी राधा रानी को लेकर भगवान श्री कृष्ण के संबंध को लेकर के जो उन्होंने एक बयान दिया था, उसको लेकर के ब्रजवासी काफी आक्रोशित थे और उनकी मांग थी कि श्रीजी के दरबार में आके नाक रगड़ के माफी मांगे। इस पर वो पहुंचे थे। जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि कल वहां जब वो पहुंचे थे तो उस समय भीड़ काफी थी और भीड़ के उसमें हो सकता है कि जिस तरह की बातें वहां, लेकिन ऐसा कोई सामने देखने को नहीं मिला कि कहीं उनके साथ कोई धक्का मुक्की हुई हो या कहीं उनके साथ कोई अभद्रता हुई है, क्योंकि काफी सिक्योरिटी वहां थी, एसपी सुरक्षा वहां थे, सीओ छाता वहां थे, इसके साथ साथ उनके लगभग 1 दर्जन बाउंसर उनके साथ थे। तो ऐसे में कहीं कोई अभद्रता वाला सीन या कोई ऐसी तस्वीर हमारे कैमरे में कैद नहीं हुई, क्योंकि हम वहाँ मौके पर थे और मौके पर होने के बावजूद हमने सारा दृश्य देखा था वहां पे। तो उनके साथ ऐसी किसी घटना की कहीं कोई जानकारी नहीं हुई और जब उनके बाद वो जो बाइट हुई है उन्होंने भी ऐसी कोई बात नहीं कही, जबकि उन्होंने ये साफ स्पष्ट कहा कि मैं राधा रानी के बुलावे पर यहाँ आया हूँ, उन्होंने मुझे इशारा करके बुलाया और मैंने माफी मांगी है, मैंने क्षमा मांगी है और मैंने राधा रानी के श्री जी के जो शब्द बोले थे उससे जिसको भी ब्रजवासी को, किसी साधु संत को, किसी शास्त्री, किसी भागवत आचार्य को ठेस पहुंची हो तो मैं उनसे भी माफी मांगता हूँ। इस तरह के शब्द उन्होंने कल बोले थे। लेकिन जिस तरह की जानकारी में जो है कि अभद्रता वाला कहीं ऐसा कोई जानकारी हमारे सामने इसको लेकर के नहीं आई है। ठीक है सुरेश, एक सवाल ये भी है कि क्या अब माफी मांगने के बाद ब्रजवासी संतुष्ट हो चुके हैं, गुस्सा खत्म हो गया है? जी, जिस तरह से बता दूं मैं, ये जो मामला था काफी तूल पकड़ चुका था, इनके पुतले दहन किए गए थे, विरोध प्रदर्शन हुए थे, लेकिन जिस तरह से कल वहाँ पे चूंकि जो विरोध प्रदर्शन करे थे उसमें कई संगठन थे, कई संस्थाएं थी। अब कुछ लोग जो उसमें शामिल थे, वहाँ थे, वो कह रहे हैं कि हमारी जो मांग थी वो पूर्ण हुई और हमारा कोई विवाद नहीं है। हालांकि वृंदावन के साधु संत अभी भी दबी जुबान से ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ मजाक हुआ है। जिस तरह से वो दर्शन करने आए थे और दर्शन करके चले गए, क्योंकि उन जो मांग थी कि वो सार्वजनिक तौर पर साधु संतों ब्रजवासियों के सामने बैठकर इस बात को मानेंगे कि मुझसे गलती हुई है और फिर पहले एक वीडियो जारी करेंगे, उसके बाद यहाँ श्री जी के मंदिर में आएंगे। लेकिन वो यहाँ चुपके से आए, 5 मिनट में दर्शन किए और चले गए। तो इससे कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है कि प्रदीप मिश्रा ने माफी मांगी है, लेकिन ब्रजवासी साधु संतों का अपमान हुआ है। ठीक है सुरेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो देखिए, प्रदीप मिश्रा ने माफी मांग ली है और अब ब्रजवासी भी संतुष्ट हैं, गुस्सा थम चुका है। हालांकि बदसलूकी के आरोप जरूर यहां पर लग रहे थे, उनके 84 कोस में प्रवेश पर प्रतिबंध था, लेकिन अब मामला सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है। रुक करते हमारी तीसरी बड़ी खबर का, गड़बड़ झाला दवा घोटाला। जी हां, अस्पतालों में किस तरह से दवाओं का खेल होता है ये आपको दिखाएंगे हम। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन का एक और नया कारनामा सामने आ गया है। निजी एजेंसियों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकारी अस्पतालों में गैर जरूरी और आवश्यकता से ज्यादा दवाओं की खपत का खेल अब भी चल रहा है। CGMSC के द्वारा 2 साल पहले बिना डिमांड के डीके अस्पताल को 57 लाख रुपए की कैल्शियम वाली IV फ्लूइड की सप्लाई कर दी गई। इनमें से लगभग 25 लाख की दवा का इस्तेमाल हो पाया और 32 लाख रुपए की दवा जो है वो बिना उपयोग के एक्सपायर हो गई है। डीके अस्पताल में मई में एक्सपायर हो चुकी इन दवाओं का ढेर लग चुका है और अस्पताल प्रबंधन अब इन्हें बेकार घोषित करते हुए नष्ट करने की प्रक्रिया कर रहा है। सूत्रों के अनुसार यह भी खबर है कि अस्पताल की तरफ से दवाओं की जरूरत के हिसाब से साल भर में एक बार दवाओं की डिमांड भेजी जाती है, जिसके आधार पर CGMSC इसकी खरीदी करता है और डीके अस्पताल के ICU और ऑपरेशन थिएटर्स के मरीजों को लगने वाली IV फ्लूइड की सप्लाई पुश मैकेनिज्म के तहत की गई थी। लगभग 57 लाख की दवा उन्हें भेजी गई, जिसकी डिमांड भी नहीं थी। इतनी दवा भेज दी गई जिसकी जरूरत नहीं थी। अस्पताल प्रबंधन के द्वारा इनमें से 16,000 यानी कि 25 लाख रुपए की दवा का इस्तेमाल तो किया जा सका, लेकिन 20,000 बोतल जीवन रक्षक प्लाज्मा बिना उपयोग के खराब हो गई। अस्पताल प्रबंधन से जुड़े सूत्रों का यह भी कहना है कि इन दवाओं का उपयोग कम मात्रा में होता है, इसलिए एक्सपायरी होने की मात्रा ज्यादा हो गई है। मामले में डीके हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर शिप्रा शर्मा का कहना है कि संबंधित IV फ्लूइड का उपयोग कम होता है और CGMSC के द्वारा लगभग 2 साल पहले इसकी ज्यादा मात्रा में सप्लाई की गई थी। मई में काफी IV फ्लूइड एक्सपायर हो गई है। इसे बेकार घोषित करते हुए अब इसके नष्टीकरण के लिए कमेटी बनाई गई है। तो गड़बड़ ज्वाला जिस तरह से सामने आया है, CGMSC की तरफ से इतनी दवाएं सप्लाई कर दी, लेकिन इन दवाओं की जरूरत नहीं थी, डिमांड से ज्यादा दवाएं सप्लाई कर दी गई हैं।
तो छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन का ये बड़ा कारनामा है जो INH और हरिभूमि के रियलिटी चेक में सामने आया। जब हमारी टीम इन अस्पताल में पहुंची तो तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से। आप देखिए दवाओं का स्टॉक पड़ा हुआ है, 25-30 लाख की दवाएं पड़ी हुई हैं, एक्सपायर हो चुकी है मई में। इस्तेमाल कहाँ होगा? अब तो इस्तेमाल किया नहीं जाना है क्योंकि एक्सपायर हो चुकी हैं, पैसे बर्बाद हो गए सरकार के। या फिर ये कहा जाए कि गड़बड़ी सरकार की तरफ से की जा रही है। 2 साल पहले ये स्टॉक मंगाए गए थे, जरूरत से ज्यादा मंगा लिए गए। ऐसे में तमाम सवाल यहाँ पर बनते हैं, जब इस्तेमाल करना जरूरी नहीं था, आवश्यकता नहीं थी इन दवाओं की, तब क्यों मंगाया गया? कई ऐसे सवाल हैं। अगर एक्सपायरी डेट इसकी नजदीक थी तब इन दवाओं को क्यों मंगाया गया? ऐसे में एक बड़ा गड़बड़ झाला, एक बड़ा घोटाला, वो भी दवा में घोटाला। CGMSC की दवाइयाँ जब लोग सरकारी अस्पताल में पहुंचते हैं तब उन्हें दवाइयाँ नहीं मिलती हैं। कई ऐसे केसेस सामने आते हैं जब लोग दवाई लेने पहुंचते हैं तब उन्हें ये कहा जाता है कि अब बाहर से खरीदिए। उन्हीं सरकारी अस्पतालों में अब इस तरह से व्यवस्था की जा रही है कि CGMSC की दवाएं बर्बाद हो रही हैं। वो CGMSC जो हमेशा से कटघरे में रहा है, सरकारी दवाओं की सप्लाई को लेकर इन पर सवाल उठते रहे हैं। समय पर सप्लाई नहीं होती दवाओं की, समय पर मरीजों को दवाएं नहीं मिलती हैं। और देखिए अब इतनी दवाइयां मंगा ली हैं कि बर्बाद हो रही हैं, एक्सपायर हो चुकी हैं दवाइयां। अब ये दवाइयां एक्सपायर हो जाएंगी, नष्ट कर दिया जाएगा इन्हें। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि इतनी भारी मात्रा में दवाएं आखिरकार क्यों मंगाई गई? क्या ये सरकारी रकम बर्बाद की जा रही है? तो दवाओं की खपत का खेल लगातार जारी है। CGMSC के द्वारा 2 साल पहले ये काम किया गया था। 57 लाख रुपए की कैल्शियम वाली देखिए IV फ्लूइड की सप्लाई ये है। डॉक्टर्स का ये कहना है कि इस फ्लूइड की जरूरत बेहद कम होती है, जरूरी होने पर ही ये मरीजों को लगाया जाता है। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब जरूरत नहीं थी तब दवाएं क्यों मंगाई गई हैं? हमारे संवाददाता मोहम्मद हसन इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेकर हमारे साथ जुड़े। मोहम्मद हसन, एक बड़ा दवा घोटाला, CGMSC की दवाएं जब जनता को नहीं मिलती तो जनता परेशान होती, लेकिन दूसरी तरफ दवाएं बर्बाद होंगी, एक्सपायर हो गई हैं। ऐसा कैसे? 57 लाख रुपए पानी में बहा रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से हर साल जब भी शासकीय अस्पतालों में साल दर साल जो है पूरे साल के लिए जो दवाइयां हैं वो उसकी डिमांड जो है वो की जाती है, जिससे CGMSC के द्वारा जो है वो परचेज किया जाता है। परचेज करने के बाद शासकीय अस्पतालों में सप्लाई की जाती है। ऐसा ही एक मामला जो है, ये पूरा मामला 2022 का है, जब 2022 के बाद 2023 के लिए जो है वो दवाइयों की सप्लाई करने की बात जो है वो सामने आई थी। DKS अस्पताल का ये पूरा मामला है, जब DKS अस्पताल ने अपनी दवाइयों की लिस्ट दी थी, लेकिन यहाँ पर CGMSC के द्वारा एक बड़ा घोटाला किया गया और करीब 57 लाख की IV फ्लूइड की दवाई जो है वो सप्लाई कर दी गई, जबकि इतनी बड़ी संख्या में अस्पताल के द्वारा दवाइयों की मांग नहीं की गई थी। बावजूद इसके कमीशनखोरी के चलते ही CGMSC के द्वारा बड़ी संख्या में इन दवाइयों को सप्लाई किया गया। और आज हालात ये है कि जब 1.5 से 2 साल का समय बीत गया तब ये दवाइयां जो है वो एक्सपायरी हो गई। इस 57 लाख की दवाइयों में मैं आपको बता दूं केवल और केवल 25 लाख की जो दवा है वो उपयोग हो पाई है, और इसमें से 32 लाख की दवा जो है वो अब एक्सपायरी हो गई है और सीधे तौर पर इसका कोई काम की जो है वो नहीं आने। ठीक है हसन, बिल्कुल ये बहुत बड़ी गड़बड़ी है। स्वास्थ्य विभाग को इस पर संज्ञान भी लेना चाहिए, इसलिए हमने एक खबर दिखाई है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इसके साथ ही 3 खबर सबकी नजर में आज के लिए फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।